अमेरिका ईरान के बीच में युद्ध खत्म होने के बाद, युद्ध समाप्ति के बाद में पहली बार मुस्तफा खामेनेई सामने आए हैं और मुस्तफा खामेनेई ने दो टूक कहा है कि साहब ये जो डील हुई है, इस डील पर पूरी तरह से मेरी सहमति नहीं थी, लेकिन राष्ट्र हित में, ईरान के हित में मैंने इस पर अपनी सहमति दे दी है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने चेतावनी भी दी है इजराइल को और उसके साथ साथ अमेरिका को। और दूसरी तरफ कैसे नेतन्याहू की स्थिति हो गई है, क्योंकि एक तरफ तो उनके ऊपर जेल की तलवार लटकी हुई है, अपने ही देश में वो करप्शन के केस भुगत रहे हैं, वॉर क्राइम वो कर चुके हैं, और ऐसे में सामने चुनाव भी है। इस युद्ध से अब ना नेतन्याहू को कुछ मिला, ना अमेरिका को कुछ मिला। हालांकि अमेरिका आज की तारीख में बीबी के ऊपर यानी नेतन्याहू के ऊपर गुस्सा है, और जेडी वांस जो कि उपराष्ट्रपति है अमेरिका के, जेडी वांस ने सामने आकर के जिस तरीके से बहुत ही गंदा चेहरा बना करके जिस तरीके से लताड़ा है बीबी को, आप मान करके चलिए बीबी के दिन खत्म हो गए हैं। और अगर बीबी ने कुछ किया तो पुंगी बजा देगा ईरान, ये भी आप मान करके चलिए। क्या कहा है मुस्तफा खामेनेई ने इस खबर के अंदर, उस पर बात करेंगे। मोहम्मद गालिबफ साहब जो कि इस डील में थे, उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और उसके साथ साथ बात करेंगे कि जेडी वांस वो कैसे इजराइल को बता रहे हैं कि भाई आप लोगों को मार करके अपनी सुरक्षा हासिल नहीं कर सकते हैं। ट्रंप ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, और ट्रंप ने अब न्यूक्लियर एनरिच्ड यूरेनियम से लेकर के और अब हॉर्मुज और उसके साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल्स पर सीधी हरी झंडी दे दी है ईरान के लिए कि भैया ईरान अगर ये करना चाहता है तो करे। कुल मिलाकर के नेतन्याहू अब वो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को बरगला रहे हैं, किसी तरीके से कहानियां सुना रहे हैं कि अभी जंग खत्म नहीं हुई है, अभी 60 दिनों तक लंबी जो है वो बातचीत चलेगी और इस दौरान हम कुछ करेंगे। इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही जा रही है। एक एक करके इस खबर के अंदर अभी तक जो अपडेट्स हुए हैं उन सब पर बात करेंगे, और कैसे अमेरिका और इजराइल की सबसे बड़ी हार हुई है, यह समझना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले सिर्फ आप आज की हेडलाइंस देख लीजिए। तमाम अखबारों में आज लिखा हुआ है कि 7,500 लोग मौत के घाट उतर गए, 7,500 लोग मारे गए। उसके साथ साथ 162 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसमें अमेरिका, इजराइल, अरब देशों का और ईरान का नुकसान सब मिलाकर के इस जंग में 162 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सोचिए इससे दुनिया कितनी खूबसूरत हो सकती थी, लेकिन दो लोगों की सनक ने, नेतन्याहू और ट्रंप, दो लोगों की सनक ने कैसे पूरी दुनिया को जंग में धकेल दिया। और उसके साथ साथ अब जाकर के 110 दिनों के बाद में अब जाकर के किसी तरीके से शांति की रास्ता, शांति की राह वो दिखाई दे रही है, और अभी भी ये डील हो जाएगी। नेतन्याहू वो नमक का कटोरा वो इस डील के अंदर नहीं डालेंगे, ये उम्मीद की जानी चाहिए। बड़ी बात यह है कि अमेरिका 4 बड़े लक्ष्यों के साथ में इस जंग में गया था, लेकिन चारों ही लक्ष्य उसके अधूरे रहे और उल्टे पांव उसको नंगे पांव वापस लौटना पड़ा है। ये सबसे बड़ी हार है, ट्रंप की हार है। और ये कहा जाता है कि भाई अमेरिका आज तक, या हाल के अगर 25-30 सालों को अगर आप उठा करके देखें, या तकरीबन 40-50 सालों को उठा करके देखें, तो अमेरिका कोई जंग नहीं जीता। ईरान के लिए खुद डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कहते थे कि ईरान कोई जंग जीता नहीं, लेकिन बातचीत की टेबल पर हारा भी नहीं। तो ईरान तो यहां पर दोनों तरीके से वो जीत गया है, जंग के मैदान में भी वो जीता, और उसके साथ साथ बातचीत की टेबल पर भी उसने झुकने से इनकार कर दिया। और आखिरकार जो 14 पॉइंट्स मैंने कल आपको बताए थे, साफ तौर पर दिखाई देता है इन 14 पॉइंट्स के अंदर किस तरीके से ईरान की यहां पर जीत हुई है। लेकिन ये सारी चीजें तो मैं आपको बताऊंगा ही, उसके साथ साथ समझना यह जरूरी है कि मुस्तफा खामेनेई, ये आप देखिए मुस्तफा खामेनेई जब वो पहली बार सामने आए हैं तो मुस्तफा खामेनेई क्या कह रहे हैं, इसको समझिए। मुस्तफा खामेनेई ने कहा है कि प्रिय ईरान की जनता, जैसा कि आपको बताया गया है,
ईरान और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच में एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते तक पहुंचने के लिए दोनों देशों के अधिकारियों ने काफी प्रयास किए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी इस समझौते को पूरा करने की पूरी कोशिश की। मेरी इस मामले पर कुछ अलग राय थी, लेकिन सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख और राष्ट्रपति ने मुझे भरोसा दिलाया कि ईरान और प्रतिरोध मोर्चे के अधिकारियों की पूरी रक्षा की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर अमेरिका कोई अनुचित और या ज्यादा मांग करता है तो उसे स्वीकार नहीं करेंगे। इस भरोसे के आधार पर मैंने इस समझौते की अनुमति दी है। अब हम मिलकर के यह देखेंगे कि समझौते में तय की गई शर्तें सही तरीके से लागू होती है या नहीं होती है। साथ ही भविष्य में अमेरिका के साथ में आमने सामने की बातचीत का मतलब यह नहीं है कि हम उसके दबाव में या उसके नजरिए को स्वीकार करते हैं। हम दुआ करते हैं कि ईरान की जनता को हर क्षेत्र में सफलता मिले, सम्मान मिले। अल्लाह की दया और शांति और कृपा हम सब पर बनी रहे। कुल मिलाकर के 3-4 मैसेज इस संदेश के जरिए मुस्तफा खामेनी दे रहे हैं। और देखिए कितनी बड़ी बात है, पर्दे के पीछे रह करके सर्वोच्च लीडर के मारे जाने के बाद में भी, शहीद होने के बाद में भी ईरान ने ये जंग को जीत में जो है तब्दील कर दिया। यहां पर मुस्तफा खामेनी कह रहे हैं कि भाई मेरी अपनी एक अलग राय थी। यानी ईरान के अंदर, आप इस बात को समझिए, ईरान में अभी भी जो एक तरीके से आप यूं कहिए गर्म विचारों वाले जो लोग हैं, वो ये चाह रहे थे कि नहीं भाई, अमेरिका को छोड़ना नहीं है किसी कीमत पर भी। अमेरिका इस वक्त में हमारे पंजे में, हमारी गिरफ्त में है और उसको हर हाल में इस बार नोच करके रहेंगे। ये ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा तबका था जो मानता था कि नहीं, हमने अरब देशों को घुटने पर ला दिया है, हमने इजराइल को घुटने पर ला दिया है और अब हम इनको किसी भी तरीके से छोड़ेंगे नहीं। उन्हीं लोगों को एक तरीके से वो एड्रेस भी कर रहे हैं। अब देखिए, जो बड़ा नेता होता है, बड़ा सियासतदान होता है, उसके एक शब्द का केवल एक ही अर्थ निकले ये जरूरी नहीं है। एक शब्द के जरिए, एक तीर के जरिए वो कई निशाने लगाते हैं और इसीलिए वो बड़े सियासतदान होते हैं। यहां पर सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी, पहले तो वो अपने देश के अंदर जो इस जंग से सहमत नहीं है उनको अपने साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। एकता के लिए उन्होंने ये मैसेज दिया कि भाई मैं नहीं था, मैं भी आपके तरीके से शामिल नहीं था, मैं भी आपके तरीके से इसको स्वीकार नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे भरोसा दिलाया गया है कि भाई जो हमारे जवान थे, जो हमारे प्रतिरोध क्षमता की यानी जो हमारे लड़ाके थे, जो हमारे लड़ने वाली जो फौज थी, उसकी पूरी रक्षा की जाएगी, ईरान के हितों की रक्षा की जाएगी और ईरान का पूरा मान सम्मान वो बरकरार रहेगा। इसलिए मैंने भी जो है वो अपनी सहमति दे दी है। अब यहां पर एक बात और समझिए, उन्होंने एक और मैसेज दिया है। अगर कल को ये डील किसी तरीके से फेल हो जाती है या कल को इस डील के अंदर ये कहा जाए कि साहब ये तो ईरान ने जो है वो भूल कर ली, तो कम से कम मुस्तफा खामेनी उनका फेस बचा रहेगा। वो फेस सेविंग भी उन्होंने अपनी एक तरीके से कर ली है। इसीलिए मैंने कहा कि जो बड़े सियासतदान होते हैं वो एक तीर से कई शिकार करते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर अमेरिका ज़्यादा हमसे कोई डिमांड करेगा बातचीत के नाम पर, तो हम उसकी बातें, उसकी शर्तें, उसकी मांगे वो नहीं मानेंगे। और ये भी कहा कि भाई हम अभी वेट कर रहे हैं कि जो बातें हमसे कही गई है, जो शर्तें हमसे रखी गई है, उनको माना जाएगा, वरना हम तो तैयार हैं। इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही गई है। अब आप देखिए कि जब ईरान में इस तरीके का माहौल है, इसके बाद में जेडी वांस वो किस तरीके से आग बबूला हो गए हैं। अब क्यों आग बबूला हो गए हैं? वो इसलिए आग बबूला हो गए हैं क्योंकि बीबी बाज नहीं आ रहा है। बीबी यानी नेतन्याहू वो बाज नहीं आ रहा है और अभी भी इसी तरीके से लोगों को धमकाने में, लताड़ने में उसकी पूरी एनर्जी लगी हुई है कि नहीं भाई, अभी भी 60 दिनों का समय हमारे पास में है, लेबनान के अंदर हम हमले करेंगे अपने लोगों को, क्योंकि वहां पर भी तो प्रेशर है। वहां पर जो लाशों को देख करके खुश होने वाले जो गिद्ध हैं, वो उल्टा नेतन्याहू को नोचने के लिए तैयार बैठे हैं। और बुरे लोगों के साथ में हमेशा एक चीज ये होती है कि बुरे लोग वो हमेशा बुरे रहते हैं। वो ऐसा नहीं कि केवल दूसरे वाले के लिए, सामने वाले के लिए बुरे हैं। अगर आप सामने वाले का बुरा नहीं कर पा रहे तो वो अपने आप के लिए ही बुरा करना शुरू कर देंगे। जैसे आप किसी कुत्ते को काटना सिखा दें
तो जरूरी नहीं कि वो आपके पड़ोसियों को ही सिर्फ काटेगा या राहगीरों को ही काटेगा। अगर उसको पड़ोस में कोई नहीं मिलेगा, राहगीर नहीं मिलेगा, तो घर के बच्चों पर ही टूट पड़ता है। और इसीलिए कहा जाता है कि भैया बुरा ना देखो, बुरा ना सोचो, बुरा ना करो, इसीलिए कहा जाता है। लेकिन भैया इनके तो खून में नहीं है, ये तो एक तरीके से ऐसे हो गए हैं कि भैया हमें तो लाशें देख करके मजा आता है। तो वो कुल मिलाकर के एक तरीके से फिर कोशिश कर रहे हैं, वो जो पूरी की पूरी लॉबी है, इजरायली लॉबी जो अमेरिका के अंदर भी है, पूरी की पूरी लॉबी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से डिस्टर्ब कर दिया जाए इस डील को। लेकिन जेडी वांस जो अमेरिका गए, माफ कीजिए जो पाकिस्तान गए, और पाकिस्तान में जाकर के आप सोचिए कि एक अमेरिका का उपराष्ट्रपति आता है, पाकिस्तान में आता है, और पाकिस्तान जिसके पास में अपने लिए कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा उसके पास में तस्वीर नहीं है बताने कहने के लिए, और ईरान इतना मजबूर कर देता है कि उसको पाकिस्तान आना पड़ता है। और कैसे जेडी वेंस उस बात को भूल सकते हैं कि भैया दूसरी बार जब वो आना चाहते थे तो ईरान से कोई चला ही नहीं, और आखिरकार उनको एयरपोर्ट से ही वापस जाना पड़ा। जरेड कुशनर, स्टीव विटकोफ और जेडी वेंस, ये तीनों आ रहे थे और इनको वापस जाना पड़ा। तो ये जानते हैं कि भैया हमने किस तरीके से घूट पी है, अपमान किस तरीके से हमारा हुआ है। और इसीलिए वो कह रहे हैं, जैसे गांव में जब लड़ाई होती है ना, तो किसी तरीके से बातचीत हो गई होती है, तो फिर उसके बाद में जो लड़के होते हैं, जो नौजवान लड़के होते हैं, फिर फुदकने लगते हैं। जो ताऊ चाचा बगल में बैठे होते हैं खींच के थप्पड़ मारते हैं। वो कहते हैं कि तुम चुप रहो, तुम्हें पता नहीं किस तरीके से हम माना करके लेकर के आए हैं, किस तरीके से हमने हाथ पांव जोड़े तब जाकर के वो समझौते के लिए तैयार हुए हैं। तुम्हारी हरकतों की वजह से तो हमें वहां पर अपनी पगड़ी उतार करके रखनी पड़ी। वो थप्पड़ मारते हैं उनको। उसी तरीके से जेडी वेंस इस वक्त में थप्पड़ मार रहे हैं, और बड़े उखड़े हुए अंदाज में, बड़े उखड़े हुए मुखड़े के साथ में, चेहरे के साथ में उन्होंने बीवी को खूब खरी खोटी सुनाई है और कहा है कि भैया ऐसा नहीं है। देखिए आप, ये गार्जियन अखबार में लिखा है, ये साफ तौर पर वो मैसेज दे रहे हैं कि भैया ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को मारते रहोगे और ये कहते रहोगे कि नहीं हमें डर है, हमें खतरा है और हम अपनी सुरक्षा करने के लिए लोगों को मार रहे हैं। ये तुमको इजाजत नहीं दी जा सकती। तुम लोगों को मार मार करके ये कहोगे कि नहीं हमें खतरा था और हम अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, और इस तरीके से 9 करोड़ लोगों को तुम मार दोगे और तुम कहोगे कि नहीं हम अपनी सुरक्षा के लिए मार रहे हैं, इस बात को हम सहन नहीं करेंगे। ये सारी हेडलाइंस जो है वो इस वक्त में चल रही है, गार्जियन से लेकर के टाइम्स ऑफ इजराइल में भी यही खबर छपी है। देखिए टाइम्स ऑफ इजराइल के अंदर भी यही हेडलाइन छपी है। तो आप सोचिए प्रेशर कितना है। और टाइम्स ऑफ इजराइल में इजराइल के लोग जब बैठ करके इस खबर को पढ़ रहे होंगे कि भैया देखो बीवी को तो ऐसे मारा है, तो आप सोचिए बीवी की क्या इज्जत रह गई होगी। तो ये कुल मिलाकर के इस वक्त में जो है वो दिखाई दे रहा है, और इसमें क्या कह रहे हैं वो मैं पढ़ करके आपको सुनाता हूं। द न्यू टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में जेडी वेंस ने कहा कि इजराइल अपनी हर नेशनल सिक्योरिटी का समाधान सिर्फ लोगों को मार करके या सैन्य कार्रवाई करके नहीं निकाल सकता है। उन्होंने इजरायली नेताओं से अपील की है कि वो अमेरिका के कूटनीतिक प्रयासों का समर्थन करें, न कि अपने सबसे ताकतवर सहयोगी की ही लगातार उनके ऊपर निशाना साधें और उनकी नीतियों की आलोचना करें। मतलब भैया अमेरिका को मत गाली दो, अब सीधे तौर पर जो है वो बाज आ जाओ। तुम हमें गाली देते रहोगे तो हमारे अलावा, ये भी उन्होंने कहा कि तुम्हें ट्रंप के अलावा बचाने वाला आदमी नहीं है, और ट्रंप ने कहा था कि अगर मैं नहीं होता तो ये बीबी जेल के अंदर सिड़ रहा होता, ये उन्होंने कहा भी। तो नेतन्याहू इस वक्त में पूरी तरह से यूं कहिए कि दया का पात्र इस वक्त में दिखाई दे रहा है कि भाई किसी तरीके से जो है वो बख्श दो, छोड़ दो। और आप सोचिए कि यही नेतन्याहू है जो 5 उंगलियां दिखा करके, 4 उंगलियां दिखा करके ये कह रहा था मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, और अब जो है वो नेतन्याहू का चेहरा उतरा हुआ है। क्या कह रहे हैं मोहम्मद गालिबफ साहब, जो कि इस डील के अंदर शामिल थे, और उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर हमारी शर्तों का, हमारी मांगों का अगर उल्लंघन किया गया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ ने कहा है कि अगर अमेरिका समझौते की शर्तों का उल्लंघन करता है तो ईरान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। गालिबाफ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर दूसरा पक्ष बेईमानी करता है, समझौता तोड़ता है या जरूरत से ज्यादा मांगे करता है, तो हम दुश्मन को करारा जवाब देने में हिचकिचाहट नहीं दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका को युद्ध के दौरान एक बार जवाब मिल चुका है, अगर वो फिर से वही रास्ता अपनाना चाहते हैं तो उन्हें उससे भी कड़ा जवाब मिलेगा। ये जो है वो
मोहम्मद गालिब साहब की तरफ से कहा गया है। कुल मिलाकर के अगर मैं ये कहूँ कि हर कोई जो है वो जूता भिगो करके बैठा हुआ है, मीम चल रहे हैं इस वक्त में सोशल मीडिया के ऊपर कि नेतन्याहू जैसे ही आ रहा है, जिस भी आदमी के रेंज में नेतन्याहू आ रहा है वही एक जूता खींच करके मारता है, क्योंकि नेतन्याहू ही वो शख्स है जिसने अमेरिका के कान भरे, जिसने इजराइल की एक लॉबी वो लगाई पूरी की पूरी अमेरिका के अंदर, पैसे खर्च किए, 40 साल से इंतजार था कि कोई एक आदमी मिल जाए, मूर्ख एक राष्ट्रपति मिल जाए। और ये बात कई बार कही जा चुकी है, ये बात अमेरिकी सांसदों ने कही कि इजराइल 40 साल से एक मूर्ख राष्ट्रपति का इंतजार कर रहा था और ट्रंप ने वो स्पेस पूरा कर दिया। और अब जाकर के ट्रंप की आंखें खुली है कि भैया इसके चक्कर में तो अपन मारे जाएंगे, अपनी कुर्सी चली जाएगी। और जो दुनिया भर के अंदर अपन कहते हैं कि आई एम द बॉस, दुनिया को पता चल गया साहब ईरान इज द बॉस, एंड आपकी तो डुगडुगी बजा दी उसने। तो कुल मिलाकर के इसलिए अब ट्रंप भी साथ नहीं है, वो एप्स्टीन की फाइल्स और ये सारी चीजें, डर एक वक्त तक काम करता है साहब, और उसके बाद में है डर की खासियत यह है कि डर वक्त के साथ में खत्म हो जाता है। फिर आदमी कहता है कि ठीक है भाई अपन खड़े हो गए, तुमको जो करना करो, फिर सामने वाला पीछे हटता है। तो अब कुल मिलाकर के वैसी स्थिति दिखाई दे रही है। ये आप बयान देखिए, नेतन्याहू का बयान छपा है टाइम्स ऑफ इजराइल के अंदर, और नेतन्याहू जो है वो एक तरीके से अपने लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अभी भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, अभी 60 दिनों का समय है हमारे पास में। और उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि ये 60 दिनों की जो वार्ता होनी है, इस वार्ता को लेकर के हम देखेंगे कि हमारी शर्तों को किस तरीके से माना जाता है, लेबनान को लेकर के हम किसी प्रकार से झुकेंगे नहीं। यानी अपने अंदर, अपने जो देश में जो चरमपंथी है, उन चरमपंथियों को, हार्डलाइनर्स को एक तरीके से शांत करने की कोशिश नेतन्याहू कर रहे हैं। लेकिन भैया अब ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिन लग गए हैं। एक वक्त होता है कि आदमी कैसे भी फेंकता है, पत्ते वैसे ही गिरते हैं जैसे उठ चाहता है, लेकिन एक वक्त होता है कि आदमी रखे तो रखे हुए पत्ते भी पलट जाते हैं। तो कुल मिलाकर के नेतन्याहू के साथ में यही हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि भैया दुनिया में शांति बहाल हो जाए और नेतन्याहू जैसे लोग वो अपने घर पर थोड़ा सा चैन से सोएं, आराम करें। दुनिया ने बहुत देख लिया, बहुत झेल लिया, और अब दुनिया नहीं चाहती है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।